हे गाइस, आज हम कंबोडिया स्थित प्रिया विहार नामक प्राचीन हिंदू मंदिर पर एक नजर डालेंगे। यहाँ हम चारों ओर बिखरी हुई चट्टानों को देख सकते हैं। ये चट्टानें किसी समय 1000 वर्ष पुराने मंदिर का हिस्सा हुआ करती थी, पर कालांतर में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए युद्ध के कारण यह मंदिर अधिकांशतः नष्ट हो गया। पर ये ध्वस्त हुए ब्लॉक्स हमें पत्थरों को काटने की प्राचीन तकनीक के बारे में कई दिलचस्प तथ्य बयान करते हैं। देखिए, इन ब्लॉक्स को कितना काटा गया है। इतने सारे मापों और आकारों में यहाँ चौकोर स्लॉट्स और क्यूब कट्स हैं। गोलाकार छेद भी हैं। ये देखिए, बिल्कुल गोल छेद किया गया है। 1000 वर्ष पहले ये कैसे संभव हो पाया? और यहाँ आप इस पत्थर के एक कोने पर तराशे गए अंग्रेजी के टी के आकार सा कट देख सकते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? संभवतः किसी तरल धातु को इसमें डाला गया हो ताकि पास के पत्थर से इसे जोड़ा जा सके। इसे सामान्यतः कीस्टोन कट या प्राचीन मेटल क्लैंपिंग तकनीक के नाम से जाना जाता है। हम टी के आकार वाले दो ब्लॉक्स को अगल बगल रख सकते हैं और फिर उसमें तरल धातु डालते हैं, तो ठंडा होकर जम जाने पर दोनों पत्थर क्लैंप के रूप में जुड़ जाएंगे। ये भी संभव है कि ये एक फीमेल स्लॉट हो और बगल वाले पत्थर को अंग्रेजी टी आकार के मेल प्रोजेक्शन के साथ बनाया गया हो ताकि दोनों एकदम फिट हो जाएं। ये सारी फिटिंग ब्लॉक्स के अंदर वाले हिस्से में की गई है, इसीलिए हम बाहर से इसे नहीं देख पाते। बाहर से अगर दीवार को देखें तो ये सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ आप एक बहुत ही दिलचस्प चीज देख सकते हैं। एक छोटा नुकीला सा पत्थर अंदर स्थापित किया गया है। यह एक बड़ी रोचक तकनीक है जिसका प्रयोग इस मंदिर में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? साधारणतः आप सोचेंगे कि निर्माता ने अनजाने में एक छेद छोड़ दिया होगा और बाद में उसे ढक दिया होगा इस छोटे से पत्थर से, पर वास्तव में कंबोडिया के ये प्राचीन निर्माता पत्थरों के निपुण और दक्ष शिल्पकार थे। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि वो भिन्न भिन्न आकारों के शिलाखंडों को बड़ी ही आसानी से ऐसे जोड़ते थे कि मजाल है कि आपको कोने के शिलाखंडों में भी कोई जोड़ दिख जाए। एक दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ फिर से आप देखेंगे कि एक नुकीला पत्थर अंदर घुसा हुआ है। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? अंदर इन छेदों के साथ अवश्य ही कोई आपस में कसने वाला इंटरलॉकिंग सिस्टम है और ये नोक वास्तव में किसी डॉवल या फास्टनर का काम करती है जो कि अंदर निर्मित सभी छेदों से होकर गुजरती है। आज भी कारपेंटर्स बहुत सारे ब्लॉक्स को आपस में जोड़े रखने के लिए डॉवल्स का प्रयोग करते हैं, पर आप देख सकते हैं कि प्राचीन कंबोडियाई शिल्पकारों ने इसी तकनीक का प्रयोग लगभग 1000 वर्ष पूर्व किया। वास्तव में ये तकनीक प्राचीन कंबोडिया तक ही सीमित नहीं थी। प्राचीन भारतीय, इंका और माया सभ्यताओं ने भी इसी तकनीक का उपयोग किया था। पेरू की इस पत्थर की दीवार को देखिए। इसमें भी आप इस छोटे से डॉवल को घुसा हुआ देख सकते हैं जो अगल बगल के सारे पत्थरों के ब्लॉक्स को बांधे हुए है। पर वास्तविक प्रश्न यह है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? क्या इन परफेक्ट फिट होने वाले ब्लॉक्स को बिना डॉवल के आपस में नहीं जोड़ा जा सकता था? यहाँ प्राचीन शिल्पकारों की अपने हुनर में जबरदस्त महारत का पता चलता है। कल्पना कीजिए कि यदि आपको इस दीवार को गिराना है, या कल्पना करें आपको कुछ ब्लॉक्स हटाने हैं। अब डॉवल तकनीक में बस आपको इतना भर करना है कि आप डॉवल को हटाइए और बाकी सभी ब्लॉक्स अपने आप गीले हो जाएंगे और उन्हें बड़ी आसानी से हटाया जा सकेगा। डॉवल्स के बिना अगर सारे ब्लॉक्स आपस में जकड़े हुए होते तो आपको दीवार के ऊपर से शुरू करते हुए एक एक करके सारे ब्लॉक्स को निकालना पड़ता। यही कारण है कि प्राचीन शिल्पकारों ने इन डॉवल्स का प्रयोग किया।
ये डॉवल तकनीक बहुभुजी पत्थरों की जटिल शिल्प के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। अधिकांश पत्थरों के ब्लॉक्स आयताकार नहीं हैं, बल्कि बहुभुजाकार हैं, और डॉवल तकनीक इनको आसानी से हटाने के लिए जरूरी है। अब आप कहेंगे कि मुझे कोई डॉवल दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। ज्यादातर डॉवल्स एक ही तरफ से दिखते हैं, और यहाँ डॉवल्स दीवार की दूसरी तरफ दिखाई देंगे। इस पत्थर के ब्लॉक को देखिए। इसको द्विआयामी रूप से देखें तो इसमें 8 कोने हैं। इसको एक रॉकिंग चेयर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये बस एक ही पीस से बना हुआ है। ये मुझे अमेरिका के कोरल कैसल्स की एक पत्थर से बनी रॉकिंग चेयर की याद दिलाता है। आप मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रिया विहार मंदिर के साधारण डिजाइनों में से बस एक है। मुझे कुछ और जटिल संरचना खोजने दीजिए। अब उदाहरणतः इस पत्थर को देखिए। यहाँ पत्थर का छोर है। ये देखिए, ये यहाँ तक जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। ये एक कोना है, पर यहाँ ये समाप्त नहीं होता। ये मुड़ता है और फिर मुड़ता है और यहाँ जाता है। फिर भी ये वहाँ समाप्त नहीं होता। ये जाते रहता है, फिर ये मुड़ता है और फिर ये वहाँ जाता है। तो ये सबसे जटिल डिजाइन है और हमें इस पत्थर के अंत तक का पता ही नहीं चलता। क्योंकि ये एक 900 साल पुराने मंदिर में निर्मित है, ये तथ्य उसे और भी असाधारण बना देता है। कल्पना कीजिए कि इतने सारे ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए होते तो बिना डॉवल तकनीक के इन्हें अलग करना बिल्कुल असंभव होता। प्राचीन हिंदुओं की निर्माण तकनीक हमेशा चकित करने वाली रही है। इतिहासकार और पुरातत्वविद हमेशा ये समझाना चाहते हैं कि प्राचीन राजाओं ने हजारों लोगों को दास बनाकर उन्हें इस तरह का वास्तुशिल्प गढ़ने के लिए विवश किया होगा। पर जो काम हम यहाँ देख रहे हैं उसमें उनकी ये अवधारणा गलत सी लगती है। सामान्य चौकोर ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख के खंबे निर्मित करना काफी आसान होता, पर नहीं, प्राचीन शिल्पकारों ने ऐसा निर्माण किया मानो उन्हें इसमें पूरा आनंद आ रहा हो। उनके लिए ये लिगो ब्लॉक्स लगाने जैसा आसान रहा होगा। तो इसके बावजूद कि आज के आधुनिक काल के तथाकथित सभ्य लोगों ने इनमें से कुछ ब्लॉक्स को नष्ट भी किया, पर फिर भी ये स्तंभ अभी तक खड़ा है। और जमीन पर आधा धंसा हुआ जो पड़ा है वो वास्तव में बेशकीमती है। हाँ, ये धंसा हुआ स्तंभ प्राचीन मशीनी तकनीक का उदाहरण है। प्रिया विहार मंदिर में ऐसे सैकड़ों स्तंभ हैं और इनमें से ज्यादातर दीवालों की विशाल खिड़कियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैंने पहले भी समझाया है कि कैसे इन खंभों का निर्माण एक लेथ प्रणाली के बिना असंभव है। तो ये सिद्ध करता है कि प्राचीन लोग भी मशीनी तकनीक का प्रयोग करते थे, पर इन खंभों के निर्माण के पीछे गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं। कुछ का मानना है कि ये 7 खंभे सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मशीनी तकनीक से दक्षता से गढ़े हुए ये खंभे एक विचित्र सा छाया पैटर्न बनाते हैं। क्या ये संभव है कि इन खंभों के प्रयोग से आप दिन और समय बता सकते हो? जिज्ञासावश मैं एक दूसरे क्षेत्र का निरीक्षण करता हूँ और मेरी नजर ठहरती है एक 7 खंभों वाली इस खिड़की पर, जो 7 अलग अलग छाया बनाती है और जहाँ प्रकाश 7 किरणों में बटा हुआ दिखता है। पर इसका अर्थ शायद हमारी समझ से परे है। इसके पीछे किसी प्रकार का गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। कुछ खिड़कियों में 3 खंबे हैं, कुछ में 5 और कुछ में 7 खंबे हैं। और देखिए कैसे ये खंबे बिल्कुल सलीके से जुड़े हुए हैं। खिड़की की चौखट के ऊपर और नीचे कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये सारी खिड़की और खंबे एक ही ब्लॉक से तराशे हुए हैं, पर ऐसी डिजाइन असंभव और बहुत जटिल है आज के हिसाब से भी, क्योंकि खिड़की की चौखट के लिए सीधी कटाई पद्धति और खंभों के लिए गोलाकार कटाई पद्धति का सहारा लेना पड़ेगा, जो असंभव सा है। मैं इस पर कुछ और खोजने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो एक दिलचस्प चीज पर मेरी नजर ठहर जाती है।
यहाँ इस खिड़की में एक छेद है जिसमें निश्चित ही कोई खंबा लगा हुआ था। देखिए इसे, ये एकदम गोलाकार छेद है और ये 1000 साल पहले बनाया गया था। ये सिद्ध करता है कि इन खंभों को पहले अलग से गढ़ा गया और बाद में एक एक करके खिड़की की चौखट में लगाया गया। पर इसका अलाइनमेंट इतने सलीके से किया गया है कि विशेषज्ञों को विश्वास ही नहीं होता कि ये अलग अलग टुकड़े हैं जिन्हें एक साथ सजाया गया है। और भी दिलचस्प बात, ऐसा कहा जाता है कि मूलतः ये खंबे घूमते हुए ध्वनि उत्पन्न करते थे। मैंने आपको भारत के कई ध्वनि उत्पन्न करने वाले पत्थरों के बारे में बताया है, पर ये कुछ अजीब सी किंवदंती है। मैंने किसी घूमने वाले संगीतमय पत्थर को नहीं देखा। अगर कोई पश्चिमी देश होता तो ऐसी मशीनी कलाकृति को संग्रहालय में रखा गया होता। पर यह विडंबना ही है कि कंबोडिया में ऐसे अनेकों बेशकीमती खंबे जमीन पर ऐसे ही पड़े हुए मिलते हैं। ये बिखरे से पड़े हैं और इसका कारण है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का युद्ध। युद्ध भयावह होता है। युद्ध लोगों से कई अभूतपूर्व स्थानों का नाश करवा डालता है। पिछले कुछ दशकों में इस मंदिर में सैनिकों ने कई बदलाव किए हैं। ये बंकर बनाया गया और इसका उपयोग घायल लोगों के लिए एक अस्थायी अस्पताल के रूप में किया गया। आप प्राचीन ब्लॉक्स के साथ कंक्रीट की कई नई संरचना को भी देख सकते हैं। मूल संरचना को हटा दिया गया है, पर यह कुछ भी नहीं है। कई बार स्वयं मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, अधिकांशतः युद्ध के कारण। ये मुख्य मंदिर का सबसे ऊपरी भाग है और आसमान से देखने पर आप इधर उधर भारी मात्रा में मलबा बिखरा हुआ देख सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा यहाँ थाई वायुसेना के बम गिराने से हुआ है। इतनी मात्रा में हुए विनाश को देखना भर आपको सदमे में ला देगा। जो ब्लॉक्स कभी इतनी निपुणता से काटे और लगाए गए थे, वे आज खंडहर बनकर रह गए हैं। आधुनिक मानव वास्तव में जंगली और विध्वंसक हैं, जबकि प्राचीन निर्माता काफी अच्छी सोच वाले और रचनात्मक थे। पर चलिए मुख्य गर्भगृह में चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। कम से कम मुख्य गर्भगृह अभी भी आंशिक रूप से ही सही अपने पुराने स्वरूप में बरकरार है और मुझे इस बात की उत्सुकता है कि मेरी नजर कहाँ थमेगी। जैसे ही मैं मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ छूट रहा है, कुछ तो गलत है, सही नहीं लग रहा। अंदर हम एक सुंदर गणेश मूर्ति को देखते हैं, भारत के सबसे जनप्रिय देवता। मैं प्रार्थना करता हूँ, पर तरंगे गलत उठ रही हैं। शिखर की पिरामिड नुमा संरचना लगभग पहले जैसी ही है, और जबकि अब अधिकांश कंबोडिया वासी हिंदू से बौद्ध बन गए हैं, पर फिर भी उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में एक हिंदू देवता की मूर्ति रखे रहने की अच्छाई दिखाई है। हाँ, अब मुझे यह एहसास होता है कि ये एक नई मूर्ति है। ये वो मूल मूर्ति नहीं है जो कि प्राचीन काल में स्थापित की गई थी। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मंदिर के शिलालेख किसी शिखरेश्वर नाम के देवता का उल्लेख करते हैं। मूलतः इस जगह पर कभी कैलाश पर्वत की तरह दिखने वाला शिवलिंग स्थापित था, पर अब वह नहीं रहा। मुख्य द्वार के पास एक जिज्ञासा पैदा करने वाली आयताकार संरचना है। ये वो चौकोर पत्थर था जिस पर शिव के वाहन नंदी को मूलतः स्थापित किया गया था। अब वो भी यहाँ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार जानबूझकर किया गया ऐसा विनाश क्या आवश्यक था? अब वो शिवलिंग कहाँ है? जब मैं बाहर आता हूँ और अपने जूते पहनता हूँ, तो सहसा मेरा ध्यान पास के एक पेड़ की तरफ जाता है। मैं उस पेड़ के निकट जाता हूँ और मुझे बिल्कुल वही मिल जाता है जिसे मैं खोज रहा था। ये शिवलिंग का आधार है जो कि यहाँ पड़ा है, गर्भगृह के बाहर, और इसके मध्य में स्थापित सिलेंडर नुमा शिवलिंग अवश्य ही नष्ट कर दिया गया होगा। इस आधार के अंदर एक चौकोर छेद है। 4 स्लॉट्स कटे हुए हैं जो कि 4 अलग अलग दिशाओं की ओर इशारा करते हैं। इसके बीच में संभवतः
कैलाश जैसा दिखने वाला एक शिवलिंग स्थापित रहा होगा। कंबोडिया में एक भव्य अतीत के हजारों ऐसे अवशेष धूल में पड़े हुए हैं। मैं देखने का प्रयास करता हूँ कि कैसे भी मैं मुख्य सिलेंडर नुमा पिंड को खोज पाऊं। स्वयं शिवलिंग को, उसको खोजना विस्मयकारी होता, क्योंकि मैंने कभी ऐसा शिवलिंग नहीं देखा जो कैलाश की तरह दिखता हो। संभवतः शिवलिंग मलबे के अंदर दबा होगा। मैं आसपास उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता हूँ। चलिए फिर से प्राचीन तकनीक के विषय पर आते हैं। जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं उसमें अनेकों छेद बने हुए हैं। पत्थरों के इन ब्लॉक्स पर छेद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पुरातत्वविदों ने इन छेदों पर एक अजीब तर्क दिया है, पर मैं इस विषय पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।